हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे। रेस्ट का मीन्स ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये रेस्ट पे कब रहेगा? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट इन अ रेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये भी जरूरी नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस मे बी एक्टिंग ऑन विच बैलेंस ईच अदर। ये बेटा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट रखा है तो बेटा इस पे mg लग रहा होगा, एक इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। अगर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मेरे बेटा अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है और राइट हैंड साइड का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स के बराबर है, मतलब जब भी बेटा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो और समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू जीरो, तो बॉडी मेरी किस में रहेगी बेटा, इक्विलिब्रियम पे या फिर रेस्ट पे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस में बी एक्टिंग एंड बैलेंस। जरूरी नहीं है कि बेटा ये बिल्कुल सीधा सीधा लगे, अगर किसी एंगल में भी लग रहा है तब भी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये एम मास है और ये फोर्स कुछ इस एंगल में लग रहा है। अब मैं इसके कंपोनेंट कर सकता हूं, तो ये क्या होगा बेटा, थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ऊपर और क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल, नीचे क्या आ जाएगा, एम जी। मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन की वैल्यू एफ कॉस थीटा के बराबर है, तो इस सिचुएशन में भी अगर ये रेस्ट पे है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर, और एफ साइन थीटा प्लस एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। कितनी भी फोर्सेस लगा दीजिए। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है इसका मतलब वो कैसी स्टेट में है बेटा, बैलेंस स्टेट में है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सेम। बेटा ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना दिया गया है, 2 kg, और ये कितने से जा रही है, ये जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अब कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है? अगर बेटा आप इसमें फोर्स दे दोगे, मान लो अगर हम दे देंगे, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स दे दी, फोर्स दे दिया तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इन केस आप अपोजिट में दे देते हैं, फोर्स इधर देने की जगह फोर्स इधर दे दिया आपने, तो इसी फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा बेटा, m इंटू ए, और क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब जब भी फोर्स आएगा तो या तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा या तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। और अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो उस टाइम पे हमारी फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय द रोप ऑफ लेंथ 2.8 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग। A force of 98 Newton is applied to the midpoint of the rope as shown in figure. The angle which the rope make with the vertical is. एंगल बताना है बेटा, ये जो एंगल थीटा है ना, ये थीटा फाइंड आउट करना है क्या होगा। क्लियर है? यहाँ पे बेटा देख सकते हैं, पहले मैं थीटा ऊपर बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि इधर देखो बेटा ये टी है कि नहीं है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, टी साइन थीटा हो जाएगा। और इन्होंने बोल दिया है कि ये किस में बेटा, इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी साइन थीटा किसके बराबर है, टी साइन थीटा
इक्वल्स टू 98 न्यूटन, और ये वाली फोर्स नीचे के बराबर है बेटा, ये क्या लग रहा होगा m इंटू जी, मतलब 10 इंटू जी, और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 10 इंटू 9.8। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं t cos थीटा इक्वल्स टू 10 इंटू क्या आ जाएगा बेटा 10 इंटू 9.8 न्यूटन। क्लियर है? अब आप बेटा इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो बेटा t से t गुजर गए, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू 98 अपॉन बेटा 9.8 इंटू 10, वो भी कितना आ जाएगा 98, इससे ये कैंसिल आउट होगा, क्या हुआ 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स ऑफ 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 45 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टू masses m1 to m2 connected by the means of string which is made to pass over a light smooth pulley are in equilibrium on a fixed smooth wedge as shown in figure, theta equals to 60 and alpha equals to 30। बेटा ये थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 60 और ये अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 30। अच्छा आप ये बताओ, क्या बेटा ये इसके कांटेक्ट में है, ये इधर पे कांटेक्ट में है, और ये किसी इंक्लाइन सरफेस पे, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये आ जाएगा और एक ये आएगा, और ये आपका क्या लग रहा होगा बेटा mg। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा थीटा है, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा mg sin थीटा। क्लियर है? इसके बाद क्या है बेटा ये टेंशन है, टेंशन हमेशा कहाँ लगता है अवे फ्रॉम दी बॉडी, तो ये आ गया T, और ये कहाँ से होता गया पुली से होता गया और इधर कनेक्ट हो गया, तो इधर पे टेंशन कितना आ जाएगा T। क्लियर है? इसमें भी अवे फ्रॉम दी पुली। अब यहाँ पे ही बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, और एक क्या आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ गया आपका mg, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका mg cos 30 डिग्री, सॉरी, और ये आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख दिया 30। अब आप इसमें देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो t किसके बराबर है mg sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 60, और यहाँ पे अगर t देखोगे तो t इक्वल्स टू mg कितना दिया है sin अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। t और t सेम है, मतलब आप क्या कर सकते हो बेटा, ये वाला m कितना है बेटा 1 है, तो ये आ जाएगा m1g लिख लेना sin 60 डिग्री, और ये वाला m2 है तो ये आ जाएगा m2g sin 30 डिग्री। अब बेटा कंपेयर कर दो आप, क्योंकि टेंशन तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सिंगल रूप है, तो आ जाएगा m1g sin 60 डिग्री इक्वल्स टू m2g sin 30 डिग्री। क्लियर है? g से बेटा g कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको m1 अपॉन m2 का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा sin 30 अपॉन sin 60। sin 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1/2, sin 60 की कितनी होती है √3/2, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया बेटा 1/√3। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड बाय द spring balance on a inclined plane shown in figure, the spring balance measure। स्प्रिंग बैलेंस की बेटा वैल्यू बतानी है। बेटा यहां पे क्या हो रहा होगा बेटा, इसका मास जो दिया गया दैट इज 5 kg। ठीक है, ये याद रखना, ये मास कितना है 5 kg। क्या बेटा इसमें यहां पे जो लग रहा होगा दैट इज mg। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस साइड होगा कंपोनेंट, एक इस साइड होगा कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी थीटा, ये हो जाएगा mg
कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका mg साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब क्या बेटा इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज ऑन दी अपोजिट साइड, जिसे हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। और अभी हमें क्या बोला कि बेटा कि कितना मेजर करेगा, तो mg साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? FSP के बराबर। mg साइन थीटा किसकी बेटा? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इक्वल्स टू FSP स्प्रिंग फोर्स के बराबर। mg कितना है बेटा? 5 इंटू जी 10 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 डिग्री इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स के बराबर। बेटा ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू साइन 30 1/2 इक्वल्स टू FSP। बेटा 2 से ये चला गया 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन आ जाएगी मेरी FSP की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है द टेंशन इन द स्प्रिंग इज। क्या बताना है बेटा? स्प्रिंग में टेंशन बताना है। और क्या है, यहाँ पे अगर 5 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, तो स्प्रिंग की रीडिंग भी कितनी आ रही होगी? 5 न्यूटन ही आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि बेटा जितने से ये इधर पे पुल कर रहा है उतने से ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पे इधर पे ये पुश कर रहा होगा, और जितना आप यहाँ पे पुल कर रहे हो उतना सेम अमाउंट पे ये यहाँ पे पुश कर रहा है। तो किसी की भी एक वैल्यू लोगे, कॉम्बिनेशन मत कर लेना कि ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। ये कई बार पूछा गया है। क्लियर है? नीट में कई बार ऐसा सवाल आया भी है। ये 5 की जगह बस 5000 था या फिर 10,000 था और सेम ऑप्शन पूछा गया था, तो बेटा आपकी जोड़ देते हैं बच्चे। क्या कर देते हैं? इस 5 न्यूटन और इस 5 न्यूटन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बेटा वो गलत है। क्लियर है? ना डिवाइड करना है ना ऐड करना है बेटा। जो ये रीडिंग दिखा रही है, जो ये फोर्स है, वही उसकी क्या दिखा रही है? रीडिंग दिखा रही है। तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 5 न्यूटन। अगला सवाल कह रहा है अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 10 न्यूटन पर मीटर ऑफ 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग एट रेस्ट, देन फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। बेटा एक्सटेंशन बताना है। नीचे क्या लग रहा होगा? अच्छा आप ये बताओ मुझे। नीचे लग रहा होगा आपका mg मतलब 10 इंटू जी। ऊपर क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? kx के बराबर होता है, और ये FSP स्प्रिंग फोर्स। आपको ये बताना है कि एक्सटेंशन कितना होगा। तो क्या बेटा mg जो होगा क्या वो kx के बराबर होगा? ठीक है, kx क्या है? आपकी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो m मास कितना है बेटा? 10 g इक्वल्स टू k कितना है आपका? 100 इंटू एक्स 0000। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और a mass is suspended by the rope for the rigid support A as shown in figure. Another rope is tied to and B and it is pulled horizontally with a force F. If the rope A and B makes an angle theta with the vertical in equilibrium, then tension in the string AB. AB में बेटा ये टेंशन की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? देखो टेंशन क्या यहाँ पे मैं देख लूं, बेटा यहाँ पे क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ? अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये जो टेंशन है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? टी कॉस थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहा होगा? कैपिटल M इंटू जी को। और इसी का एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा जो क्या होगा बेटा? टी साइन थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहा होगा? फोर्स को F के टर्म्स में पूछा गया है, तो लिख सकता हूँ टी साइन थीटा इक्वल्स टू F, जहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? F अपॉन साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? F अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, अ बॉडी of mass 5 kg suspended by the string make an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal. T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा देखो ये टेंशन T1 है, इसका अगर इधर से कंपोनेंट देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? T1 cos
30 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि कॉस थीटा बेटा इस साइड है। इतना याद रखो बेटा, एंगल के साथ लेटेगा, ये मान लो टेंशन टी है, ठीक है, ये T1 है। अगर बेटा एंगल के साथ लेटेगा तो कॉस थीटा आएगा, और बिना एंगल के लेटेगा मतलब ऊपर की तरफ तो क्या आ जाएगा बेटा, T साइन थीटा। और 1 है तो 1 लिख लेते हैं। क्लियर है, यही फंडा फॉलो करो। जैसे ये T2 है, ये नीचे एंगल इस साइड से ना, इस एक्सेस से दिया गया है, तो बेटा ये एंगल के साथ अगर लेटेगा तो आ जाएगा T2 कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री, और बिना उसके लेटेगा तो आ जाएगा T2 साइन 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? और नीचे क्या लग रहा है बेटा आपका mg, दैट इज 50, क्योंकि 5 मास है, g का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से बेटा अगर हम देखें तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बैलेंस हो रही होगी, और ऊपर बेटा ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर रही होगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या, कि T2 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू T1 cos 30 डिग्री। तो T2 cos 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, आपका cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू T1 cos 30 √3/2। बेटा 2 से 2 गुजर गए, T2 इक्वल्स टू √3 ऑफ T1, ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब इसी के अगर हम आगे चलें तो एक चीज देखना, क्या बेटा ऊपर वाली फोर्स मेरी नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, तो इन दोनों को क्या कर देता हूं, सम अप कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा, T1 साइन 60 डिग्री प्लस T2, सॉरी ये T2 है बेटा, इक्वल्स टू T1 साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। तो T2 तो बढ़िया है, साइन 60 कितना आ जाएगा बेटा, √3/2। तो T2 को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा T2 किसके बराबर है, √3 ऑफ T1, तो यहाँ पे √3 इंटू T1 आ जाएगा। T2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2 प्लस T1 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 दैट इज 3/2 ऑफ T1 प्लस T1/2 इक्वल्स टू 50। एलसीएम लोगे बेटा 4, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2T1 आ जाएगा इक्वल्स टू 50। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 न्यूटन। तो T1 तो हमारा कितना आ गया बेटा, 25 न्यूटन। और अगर T1 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो T2 कितना आ गया, 25√3 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू 25√3। तो A और D ऑप्शन है, किसमें है A और D, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, नेट फोर्स ऑन द कॉर्क विल बी। बेटा ये एक वाटर है और यहां पे आपकी एक कॉर्क फ्लोट कर रही है। अब इस कॉर्क में बेटा डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही होगी दैट इज mg, और वाटर बेटा एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी या अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा जब ये दोनों, क्योंकि क्या कर रहा है बेटा, कॉर्क फ्लोट कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी। नेट फोर्सेस पूछा है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है बेटा, 2 person होल्ड्स अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल वेट टाइटली एट द एंड सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint which is now no longer remains horizontal. The minimum tension required to straighten the road. देखो पहले डायग्राम समझते हैं। 2 पर्सन है, इन लोगों ने बेटा रोप पकड़ी हुई है।
ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है बेटा, और इन्होंने एक रोप पकड़ रखी है जो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ बेटा, इन लोगों ने इसी रोप में एक वेट टांग दिया जिसका मास कितना हो गया 15 kg। यहां से टांगा इन लोगों ने इस रोप में वेट जो कितना 15 kg। अब ये रोप बेटा स्ट्रेट तो रहेगी नहीं, अब इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो कुछ कर्व बन जाएगा। दैट मीन्स अब बेटा ये जो रोप है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, कि ये जो रोप है बेटा इस तरीके से हो जाएगी आपकी। ये आपका, ये पहले बेटा रोप थी, अब ऐसी आ गई बेटा, इसको मैं एंगल थीटा और इसको थीटा बोल सकता हूँ, मतलब अब ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि वापस हमारी रॉड बिल्कुल, जो रोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो ये तो क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा नीचे। क्या बेटा सेम रोप है तो इधर पे एक टेंशन आ रहा होगा T, इधर पे एक टेंशन आ रहा होगा T, ऊपर एंगल है ना तो एंगल के साथ लेटा हो तो ऊपर क्या आ जाएगा T और T, क्योंकि सेम रोप है तो 2T cos थीटा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2T cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे बेटा आप ये जो एंगल देख रहे हो हॉरिजॉन्टल से, ये जो बेटा आप एंगल देख रहे हो वर्टिकल से, सॉरी, तो आप क्या चाहते हो, ये एंगल हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ये रोप, ये पॉइंट मान लो x है, ये पॉइंट ऊपर उठ करके कहाँ आ जाए, इधर पे आ जाए, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, फिर जीरो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि आपका थीटा क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। ठीक है, 0 डिग्री, इसी का तो मतलब है आप जो चाह रहे हो कि स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेटन हो जाए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 2t इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू m इंटू जी। तो क्या बेटा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब mg इक्वल्स टू 0। mg इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इस पॉइंट पे इनफाइनाइटली लार्ज मास टांगना पड़ेगा या फिर अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए बेटा, स्ट्रेट हो जाए। क्लियर है कि नहीं है। आप जितना इसको देखोगे आपको एट द एंड भी कितनी फोर्स लगा लो, आप एट द एंड में आपको एक हल्का सा कर्व तो दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली लार्ज। क्लियर है कि नहीं है। ये बिल्कुल इधर से बेटा खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, जितना भी टाइट करेंगे स्टिल यू विल फाइंड अ स्मॉल कर्व इन बिटवीन दैट। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफ अ ट्री। द मिनिमम टेंशन in the arm is minimum when the angle between the arm is। मान लो बेटा ये एक ट्री की ब्रांच है, ये क्या दी गई है, ट्री की ब्रांच दी गई है, और यहां पे आपका ये बालक यहां से टंगा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया है द टेंशन इज मिनिमम इन द आर्म। मिनिमम कब होगा,
अब बेटा इस सिचुएशन में देखा जाए तो इसके हाथ में ये जो टेंशन, एक तो ये टी लग रहा होगा और एक ये टी लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, एम जी। और यहां से बेटा कुछ ना कुछ एंगल तो बन ही रहा होगा, मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एम जी, ये हो जाएगा हमारा टेंशन टी, ये हमारा हो जाएगा टेंशन टी, और ये इधर से जो एंगल बना रहा होगा दैट इज थीटा एंड थीटा। समझ में आ रहा है? ऐसी कुछ सिचुएशन होगी और हम चाहते हैं कि हमारा ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर बेटा ये इसके ऊपर बेटा कंपोनेंट देखूंगा तो ऊपर कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, क्या ये आ जाएगा 2t cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2t cos थीटा इक्वल्स टू एम जी के बराबर, और 2t cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, m मास कितना है 40 इंटू 10, 2 से कितनी बार चला गया बेटा ये 20, तो t cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 200। यहाँ से t कितना आ जाएगा 200 अपॉन cos थीटा को नीचे भेज दिया। अब आपको बेटा ये वाली जो वैल्यू चाहिए है, जो टेंशन की वैल्यू है, ये चाहिए आपको मिनिमम। अब ये वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब ये वाली मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम, क्योंकि ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आती है उसकी 1। क्लियर है? अब यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू, फिर से बोल रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, कॉस इनवर्स 1 की जो कॉस इनवर्स 1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0 डिग्री। तो आपका जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बेटा ये याद रखना कि सर ये कॉस थीटा की 1 वैल्यू तो 90 डिग्री पे आती है। हाँ बेटा वो कॉस थीटा की आती है ना, हमें जो बतानी है वो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू बतानी है, वो कब आएगी, दैट विल कम ऑन 0 डिग्री। इसलिए बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, फाइंड द टेंशन T2 फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। बेटा T2 ये वाला टेंशन बताना है। क्या बेटा इसको एक सिस्टम मान सकता हूं, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। तो अगर इस पॉइंट से देखूं तो मुझे तो यही लगेगा कि ये क्या है, सिंगल ब्लॉक है, जहां पे टेंशन कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ T2, और ये 2 और 3 टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा 5 kg, जो कहाँ पे लग रहा होगा नीचे, तो 5 g। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू जी, और यहाँ पे न्यूटन। क्लियर है? मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पुली एंड straighten shown in the figure as a smooth R of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be। थीटा की वैल्यू पूछी गई है कितनी होनी चाहिए अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। क्या बेटा यहाँ पे जो लग रहा होगा mg लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन t लग रहा होगा, इसमें भी क्या लग रहा होगा mg, यहाँ पे टेंशन t। अगर यहाँ पे टेंशन t लग रहा है बेटा तो इस पॉइंट पे भी टेंशन क्या लगेगा t, इस पॉइंट पे भी टेंशन t, और ये दोनों मिलकर के अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ऊपर कितना लगा रहे होंगे बेटा 2t cos थीटा, और 2t cos थीटा किसके बराबर होगा, √2mg के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहां पे लिख सकता हूं 2t cos थीटा इक्वल्स टू √2mg के बराबर। क्लियर है? और यहां से अगर बेटा t की वैल्यू देखूं तो यहां से हम देख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम किस में चाहते हैं, हम इक्विलिब्रियम में चाहते हैं, मतलब t और mg की वैल्यू क्या रही होंगी, बराबर, तो t इक्वल्स टू mg। यहां से रिप्लेस कर देता हूं, तो 2 इंटू mg इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √2mg। बेटा mg से mg गुजर गए, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, √2/2,
बेटा इसको कैंसिल करोगे तो नीचे √2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√2। तो कॉस थीटा की 1/√2 वैल्यू कब आती है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg सस्पेंडेड थ्रू अ 2 लाइट स्प्रिंग, ठीक है, बैलेंस A and B in series, the A and B reading is। बेटा ये इस तरीके से है, मास कितना दिया गया है बेटा 4 kg। तो ये A है और ये क्या है B। अगर बेटा दोनों की रीडिंग देखोगे, क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों की रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि दोनों ही बेटा, ये वाली स्प्रिंग भी अगर आप देखोगे तो कितना वेट उठा रही है 4 kg, और यही वेट ये स्प्रिंग क्या कर रही है, बस एक ट्रांसफर करने का ही तो काम कर रही है। तो जितना लोड इसके ऊपर आ रहा होगा उतना ही सेम लोड किसके ऊपर आ रहा होगा बेटा, ए के ऊपर आ रहा होगा। मतलब इसकी रीडिंग, अगर बी की रीडिंग देखूंगा तो नीचे देखो क्या आ जाएगा mg, मतलब 4 kg, ठीक है। तो यही ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा FSP। अब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या करेगा, नीचे खींचेगा FSP, और यही क्या करेगा बेटा, इसको पुल करेगा तो 4 की ए वाले पे भी कितनी आ जाएगी, FSP के बराबर आ रही है। मतलब सब पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो रीडिंग क्या शो करेगा 4 kg एंड 4 kg। क्यों, क्योंकि बेटा ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। पैरेलल में होते तो कहानी कुछ और ही होती। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के सॉल्यूशन और डिस्कशन में मिलते हैं। सो वर्क हार्ड, बहुत अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई करना, और टेक केयर। थैंक यू।